उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब सभी पार्टियों की नजर टिकी है। खासतौर पर भाजपा यहां से 2024 के मिशन को पूरा करने का रोड मैप भी तैयार करेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक एक वर्ष पहले हुए पंचायत चुनाव के नतीजे सत्ताधारी पार्टी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तो उधर विपक्ष के लिए ये नतीजे योगी सरकार को टक्कर देने वाले माने जा सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3051 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा की तरफ से योगी का चेहरा खास रहा। तो मुद्दों के तौर पर योगी सरकार के 4 साल का कामकाज का ब्यौरा, लेकिन उधर विपक्ष ने जनता के बीच पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की। कोरोना के बीच हुए इन चुनावों में भाजपा को करारा झटका लगा है, जिसके बाद भाजपा अब 2022 मिशन में अपनी रणनीति बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के साथ ही वर्ष 2017 में 16 निगमों के चुनाव हुए। तब भाजपा को 14 निगम के साथ बड़ी बढ़त मिली, तो इसे योगी सरकार की बड़ी कामयाबी माना गया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के ठीक एक वर्ष पहले हुए गांव की सरकार के इन चुनाव नतीजों ने योगी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासतौर पर इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। भाजपा की किसी भी जिले में एक तरफा जीत नहीं हुई है। यहां तक कि गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और मथुरा में भी भाजपा को शिकस्त मिली है। हालांकि अब भाजपा का पूरा फोकस जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों को जिताने पर है, ताकि हाल ही के किरकिरी पर पर्दा डाला जा सके, जिसको लेकर भाजपा ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पर भाजपा का पहले से ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी का रुख किया। यूपी का मिशन 2022 केंद्र के मिशन 2024 के लिए एक बड़ा रास्ता भी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव नतीजों के बाद भाजपा अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है और विपक्षी खेमा इस जीत को 2022 में कैसे भुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि 2022 का सेमीफाइनल है और इसमें क्या स्थितियां रहती हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चुनाव और वहां की जो स्थिति है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी की अगर बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने वहां लीड दर्ज की है। बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली है वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर हो या फिर बनारस हो या फिर मथुरा हो या फिर प्रयागराज हो या फिर लखनऊ हो, वहां बीजेपी को
बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसके मायने क्या हो सकते हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए किस तरह से चुनौती बन सकती है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़े हुए हैं। एम ए खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलका तिवारी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, भाजपा नेत्री हैं। और विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी नेता, कांग्रेस नेता, माफ करिएगा। सभी का स्वागत है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी योगेश, 2022 का सेमीफाइनल कहा जा सकता है पंचायत चुनाव को? निश्चित तौर पर 2022 का सेमीफाइनल इस पंचायत चुनाव को तो कहा जा सकता है, लेकिन एक बात पर हमें यह भी गौर करना होगा कि जो परिस्थितिवश जो भावावेश होता है और आक्रोश होता है, उसका स्थायित्व से कोई नाता नहीं होता है। यह जरूर है कि बहुत कम समय रह गया है 2022 के चुनाव में, लेकिन अगर आपको याद होगा योगेश जी, तो शीला दीक्षित जी की सरकार प्याज में चली गई। वो महज 2 महीने का एक अवसर था। भावावेश का एक चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था विधानसभा का, जब वो राम मंदिर का एक अभियान चला था। उससे पहले के अभियान के बाद जब सपा की सरकार बनी थी और फिर भाजपा की जब सरकार बनी थी राम मंदिर के अभियान को लेकर के। अभी वर्तमान में जो वैश्विक आपदा है और उससे जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं प्रदेश भर में, उसको लेकर के भी काफी हद तक इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना होगा। जी योगेश जी, आपने कुछ कहा? नहीं खान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, में भी आ रहा हूं वापस। जी कंटिन्यू करिए आप, अरुण जी कंटिन्यू करिए। तो मैं ये कह रहा था योगेश जी कि केवल इस परिप्रेक्ष्य में देखना कि ये 2022 का सेमीफाइनल है उचित नहीं होगा, जब तक कि हम वर्तमान की परिस्थितियों को भी दृष्टिगत नहीं रखेंगे। वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो ठीक इस तरह की हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास संसाधन थे, उस संसाधन के अतिरिक्त उस पर जब बोझ पड़ता है, वो किसी भी सरकार के साथ हो, वो चाहे वो किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, ये कमोबेश हर प्रांत में हर सरकारों के, चाहे वो बिहार की बात ले लीजिए, चाहे पंजाब हरियाणा साइड की बात लीजिए, हर सरकार पर इस वैश्विक आपदा का एक तरीके से अतिरिक्त बोझ पड़ा, उसका असर पड़ा और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर पे अव्यवस्थित हुई। यहाँ तक कि आपके राजस्थान में भी ऐसी स्थिति है, वो लगभग सभी प्रदेश सरकारों में ये स्थितियां निर्मित हुई। तो वर्तमान समय में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें जनता का आक्रोश होना लाजमी है और वो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जिस भी परिवार, सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवार और जिन परिवार ने अपने परिजनों को खोया है इस वैश्विक आपदा में, मेरी संवेदना के साथ श्रद्धांजलि भी है उन परिवारों के लोगों के साथ में। वापस लौटूंगा आपके पास अरुण जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार खान साहब के पास में जाना चाहूंगा। खान साहब, इस इलेक्शन को लेकर के निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीत का जश्न सभी को मनाना चाहिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर में भी लड्डू खाए जा सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या आप इसी को मान के चल रहे हैं 2022 की तस्वीर? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल जन टीवी के माध्यम से ममता दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई देता हूं। तत्पश्चात तमाम देश के कोरोना मरीजों से अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हें निजात दे और उनकी रक्षा करे। तीसरी बात जो आपने सवाल किया कि 2022 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखने वाली बात, तो यकीनन मैं एम ए खान गांधी पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का ही मानना नहीं है, तमाम राजनीति के प्रकांड विद्वान और बहुत बड़े राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के चुनाव की रूपरेखा तय करेगा, उसकी दिशा तय करेगा। और ये भी मैं बताता चलूं कि चाहे नतीजे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के और बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 मई को ही आए हों, लेकिन वहां जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, एक लंगड़ी लूली
ममता बनर्जी सर, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की करें अभी, क्योंकि हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। उसकी खास वजह ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जैसे बंगाल ने स्पष्ट किया वैसे ही उत्तर प्रदेश ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ही भाजपा का सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से। टोटल 3051 जिला पंचायत सदस्य 75 जिलों में है उत्तर प्रदेश के। जी चले, मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा। खान साहब अभी आपके पास में आ रहा हूं मैं अलका जी, शुक्रिया। अलका जी, एक बार के लिए अगर आप आप थोड़ी देर के लिए अगर हैं तो बहुत बेहतर, क्योंकि आपका फ्रेम हिल रहा है। अलका जी सुन पा रही हैं? अलका जी मुझे? अलका जी सुन पा रही हैं? जी चले, अलका जी हमसे फ्रेम में है लेकिन सुन नहीं पा रही हैं। मैं विकास जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी काफी लंबे समय से सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने अलग अलग जगह से वहां जनरल सेक्रेटरी और जो एआईसीसी के सेक्रेटरीज हैं उनको भी लगा रखा है वहां पे। लेकिन जो कांग्रेस को ऐसी स्थिति के अंदर एक विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहिए था, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, वो आपका कौन सा नजरिया है विकल्प के रूप में देखने का? उत्तर प्रदेश मेरा नजरिया सर सीटों का है, जो सीट नहीं दिखाई दे रहे हैं वो मेरा नजरिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ये त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, चुनाव के पहले चरण से ही उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी ने प्रकोप पूरी तरीके से छा गया। अस्पतालों में बेड, सिलेंडर, ऑक्सीजन के अभाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हमारे लिए चुनाव प्राथमिकता नहीं है, सबसे पहले लोगों की मदद करना। जिले स्तर पे हेल्पलाइन से लेकर के उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका जी की पूरी टीम लग गई और कोरोना से हम लोग निपटने में लग गए और ये चुनाव स्थानीय लोगों पे छोड़ दिया गया। इसके बावजूद हमने 250 से ऊपर सीटों पर बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी और कई जगह हम नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई में रहे। ये चुनाव सिंबल पे नहीं था, ये स्थानीय नेताओं की अपनी व्यक्तिगत छवि पे होने वाला चुनाव था। कांग्रेस पार्टी की से जुड़े हुए नेताओं ने इस चुनाव में पूरी बढ़ चढ़ के भूमिका दिखाई और हम देख रहे हैं जो हमने न्याय पंचायत स्तर पर जो हमने अपना संगठन बनाया था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में उभर के आई और उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हुजूम तैयार हुआ है जो 2022 के लिए वो एक निश्चित तौर पे संजीवनी के रूप में साबित होगा कांग्रेस पार्टी और इस चुनाव। हेलो जी, अलका जी आप सुन पा रही हैं मुझे? अलका जी सुन पा रही हैं? हाँ मैं सुन पा रही हूँ। आपका आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ बिल्कुल आ रही है। अलका जी, यहाँ सवाल ये है कि बीजेपी सत्ता में है और सरकार के बहुत काम किया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है। हेलो, आवाज इनको हो रही है, बहुत चुनौती है आवाज। अरुण जी मैं आपका सवाल पूरे से सुन नहीं पाई हूँ, फिर से रिपीट करिए। आवाज इको हो रही है बहुत भाई साहब। अरुण जी आवाज बहुत। हाँ अलका जी सवाल यह है मेरा, पंचायत चुनाव के यह परिणाम भाजपा के लिए, योगी सरकार के लिए एक वार्निंग है जी। हेलो, एक चेतावनी के रूप में देखे जा रहे हैं। ये जो चुनाव का परिणाम है भाजपा के लिए चेतावनी है जी। मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि भाजपा एक ऐसी पार्टी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आवाज आ रही। जनसेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना है। हमारा चुनाव जीतना कोई प्राथमिकता थी ही नहीं हमेशा से। और हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव रणनीति बनाने में जो लोग विपक्ष के लोग मदमस्त हैं, उन्होंने जनता के आक्रोश को अपने राजनीतिक वोट में परिवर्तित कर लिया और उसी का परिणाम पंचायत चुनाव में दिख रहा है। रही 2022 के चुनाव की बात, तो वो उसका परिणाम 2022 पे ही छोड़ देते हैं ना। तब तक वर्तमान स्थिति क्या होगी ये तब का तब देख लेंगे। हेलो,
जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपने कहा कि जनता का आक्रोश है। आक्रोश क्यों है जनता का? जनता का आक्रोश जैसा कि हमें खान जी बोल रहे हैं कि जब एक साथ इतने सारे लोग एक साथ बीमार हो लेंगे, कोई भी कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा। सरकार कब से बोल रही है मास्क लगा के चलिए, हैंड को सैनिटाइज करिए, बट लोग सुनने को तैयार नहीं है। जब इतने संसाधन है, और दूसरी चीज यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 23 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है यूपी, और एकदम से जब सब लोग एडमिशन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तब दिक्कत स्वाभाविक है, कोई भी सरकार होगी उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। जी अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि जान है तो जहान है, उसी फैक्टर पर चल रही है बीजेपी। तो इन चुनाव के जो परिणाम है इनकी कोई चिंता भी नहीं है बीजेपी को। अंदर खाने की बात क्या है, वास्तव में चिंता है कि नहीं है? बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी का बाजू तोड़ देती है। सियासी सत्ता लोलुपो, ये मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं और उन सत्ताधारी खद्दरधारियों के लिए कह रहा हूं कि सियासी सत्ता लोलुपो थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। तवायब भी एक वक्त ऐसा आता है कि अपने घुंघरू छोड़ देती है। तो योगेन जी, वर्तमान में जब कभी वैश्विक आपदा आपके घर में, जब आपका एक परिवार है, एक परिवार के अगर घर के अंदर कोई आपसी मनमुटाव है, आपसी विरोध है, आपसी किसी प्रकार का भी हो, लेकिन किसी घर में, किसी ग्राम में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में अगर आप वैश्विक आपदा आ रही है, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक है, जो वैश्विक रूप से आ रही हो, वहां पर आपको एक होना हो, वहां पर सत्ता अगर आप सर्वोपरि करेंगे, ये जनता है, ये भावुक होती, और ये इसका परिणाम हर दल ने अपने अपने वक्त में इसका मजा, इसकी भावनाओं का मजा चखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई भी दल इनकार नहीं कर सकता। रहा सवाल इस बात का, तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं उसे पूरे नहीं कहे जा सकते। कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, गंभीर चूक हुई है। जिन लोग जिम्मेदार अधिकारियों या प्रशासनिक क्रमों में जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, वहां चूक हुई है, इसलिए जनता को उस स्तर तक खामियाजा भुगतना पड़ा है, या अभी भी कुछ जगहों पर एक तरीके से जनता पीड़ित है या परेशान है, त्रस्त है। तो उसकी वजह है कि जो कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए, या जो चाहे वो गाइडलाइंस का पालन हो कोविड के, चाहे संसाधनों की आपूर्ति का टाइम की बात हो, जहां तक सवाल आम जनमानस के बीच में ऐसे लोग भी हैं, एक तरफ सत्ता लोलुप सत्ताधारी और दूसरी तरफ आम जनमानस के बीच ऐसे लोग हैं कि ऐसी आपदा के समय में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की लाखों सिलेंडर अपने घरों में छिपा करके ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह की बात छोड़िए, लखनऊ में 1000 सिलेंडर एक, अब इसमें केवल उस व्यक्ति का दोष जितना है उतना ही है, प्रशासनिक तौर से भी इसको चूक माना जाएगा। 1000 सिलेंडर उसके घर से, वो भी बड़े वाले सिलेंडर जिससे कम से कम 10,000 लोगों की जान बच सकती थी, वो बरामद हुए। आप कल्पना करिए कि इस परिस्थिति में मानवता को ताक पर रख करके राजनीतिक दल जो भी हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष के हो, जो पार्टियों के जो जितनी भी पार्टियां हैं, कितनों ने क्या क्या योगदान दिया। पंचायत चुनाव के दौरान ही ये कोरोना की आपदा चल रही थी, उससे पहले भी ये आपदा आई, कितनों के कॉल सेंटर खुले हुए हैं, कितने राजनीतिक दल के नेता पीड़ितों की मदद के लिए मौके पर गए हैं या उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, कहाँ उनके कोविड कॉल सेंटर खुले हैं, कहाँ ऑक्सीजन से लेकर के हर पार्टी को, हर पार्टी के पास। अरुण जी, लेकिन यहाँ सवाल एक, अरुण जी सवाल एक है, हो क्या किसी, जब आपदा ऐसी हो कि अगर पार्टी या कोई समाजवादी पार्टी की सरकार होती, बिहार में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो एक्चुअली में जब तक सामंजस्य इस बात को नहीं होगा कि हम किन परिस्थितियों में। अरुण जी लौट रहा हूं, अलका जी कुछ कह रही है बीच में। अरुण जी, मैंने बहुत पहले, कल भी मेरी डिबेट थी और कल भी मैंने ये बोला था कि ये स्वास्थ्य आपदा है, इसको राजनीतिक आपदा मत बनाइए। विपक्ष के लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं, उनसे पूछिए कि आम जनता के बीच में आकर उन्होंने कितने लोगों की हेल्प करी है, कितने लोगों के साथ खड़े। जी, जितना प्रयास सरकार को करना चाहिए था, उस सरकार के प्रयास में कहीं ना कहीं यह चूक तो हुई है, जिसकी वजह से ये अव्यवस्था का माहौल कुछ विगत दिनों में कुछ समय के लिए एक तरीके से क्रिएट हुआ। इसके प्रति सरकार को जवाबदेही रखनी होगी और उसके जवाबदेह लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां करनी होगी। कुछ एक जगहों पे कार्रवाइयां हो भी रही हैं, लेकिन और भी ज्यादा कड़ाई से इन चीजों को देखना होगा।
जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं या जो भी प्रशासन के अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है, उनके प्रति कार्रवाई भी की जा रही है। कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए, जिनकी मैं खुद कोविड पेशेंट हूँ और मेरे पास हर कंट्रोल रूम से हर दूसरे दिन कॉल आता है, आपका हालचाल पूछा जाता है। DRDO हॉस्पिटल 1 हफ्ते में बनने वाला सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। तो अगर आप वैश्विक महामारी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस टाइम मैं कहती हूँ कि अगर आप दिल्ली की बात करें, 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर है, लेकिन वहां पे भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी नहीं संभाल पा रही है अच्छे तरीके से। जब दिक्कत इस लेवल पे पहुंच जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित होकर हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं और कालाबाजारी इस लेवल तक पहुंच रही है, तो लोगों को दिक्कत होना स्वाभाविक है। सरकार पूरी तरीके से तैयार थी, बीजेपी गवर्नमेंट से कोई चूक नहीं है, वो पूरी तरीके से तैयार थी इस वैश्विक महामारी के लिए। लेकिन जब समस्या इस स्तर पे पहुंच गई है कि उनको संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। नए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनको पकड़ के लाए, उनके ऊपर प्रति कार्रवाई की जा रही है। जी खान साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि ये कई बार चर्चा होती है, लोकल बॉडी के इलेक्शन या फिर पंचायत चुनाव, जी, इन सबका विधानसभा चुनाव से बहुत ज्यादा कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बहुत क्लोज इलेक्शन होता है ये, लोग अपने रिलेशंस का बेनिफिट भी देते हैं। लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा आपसे। यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने विधानसभा में सरकार किसी अलग पार्टी को दी है, लेकिन पार्लियामेंट में मोदी को सौंप दी सरकार। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि पंचायत चुनाव का परिणाम कुछ अलग दिशा तय करता हो, विधानसभा का कुछ अलग दिशा तय करेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अलग अलग तरह के अलग अलग चुनाव में अलग अलग समीकरण होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन जहां मैं बात शुरुआत वहां से करूंगा कि मैं एक शेर के माध्यम से आपसे शुरुआत करूंगा कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैं बात करना चाहता हूं, आपने सवाल किया कि समीकरण की, तो जहां ऑक्सीजन या ये कोरोना का जो मामला था, हमारी बहन ने अभी कुछ फरमाया था, तो मैं बताना चाहूँ पूरे देश की भाजपा, पूरे देश की भाजपा शासित राज्य सरकारें और सारे मुख्यमंत्री और सारे विधानसभा सदस्य और सांसद और मंत्री बंगाल में जाके जैसे रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी वादन में लीन था। ये ठीक वही हुआ है इस कोरोना त्रासदी को लेकर। और मैं एक सवाल पैदा करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2 और 3 दिसंबर की रात्रि 1984 में भोपाल के मोहल्ला छोला में यूनियन कार्बाइड कारखाने में जब गैस लीक हुई थी और 15,000 से ज्यादा आदमी मरे थे, तो उसी वक्त बारेन, उस कंपनी का मालिक बारेन एंडरसन को भगाया गया था अमेरिका। इसी तरह जहां लोगों की भ्रांतियां हैं, तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि मुकेश अंबानी जी 5G की टेस्टिंग के साथ ही साथ, जैसे ही ये रेडिएशन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है कि रेडिएशन की टेस्टिंग के साथ इसका कोई तो मुकेश अंबानी जी इसका कोई साथ नहीं है। नहीं सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि इन पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव पे कोई इफेक्ट होगा क्या? सवाल ये मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि पंचायत चुनाव का MLA इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? जी मैं बताऊंगा, क्योंकि 2022 अब बेहद नजदीक है। अगर ये चुनाव 2 साल पहले होते तो मैं ये आपकी बात से सहमति जता सकता था कि विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, तो उसके समीकरण अलग हो सकते हैं। लेकिन आसन्न विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जहां के 22 के फरवरी में ही जो चुनाव संपन्न हो जाएगा 2022 में, उसके नजदीक इतने नजदीक चुनाव होना, और मैं स्पष्टता तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव 2022 पर इसका निश्चित असर पड़ेगा। और जनता जनार्दन ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए ये एक आईना दिखाने का काम किया है। जैसे कि पूरे देश में, मैं दावे के साथ दूसरी बात कह सकता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विद्वान मुख्यमंत्री नहीं है, विद्वान राजनेता के तौर पर एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो राज्य में सरकार और देश में सरकार ऐसे ही चला रहे हैं लोग। देखिए, राज्य और देश में सरकार चलाने का जो जवाब हुई है कि वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प दूसरे जो विरोधी या विपक्षी दल हैं उनके पास देखने को नहीं मिल रहा है। एक ये भी वजह है। दूसरी वजह ये है कि उन्होंने ये तय किया और निर्धारित किया कि हमें किसी तरह नफरत के जहर भरे माहौल को पैदा करके
70 से 80 करोड़ अगर हिंदुओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो बाकी के लोगों से हम निश्चिंत हो जाते हैं। बीजेपी की नफरत के माहौल की आप बात कर रहे हैं। जनता जिस वक्त परेशान है उस वक्त आप लोगों ने क्या किया कि जनता के बीच में जाके आपने कितनी सहायता करी? बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर संगठन बीजेपी जनता के साथ खड़ा हुआ है और जनता की हर तरीके से सहायता कर रहा है। मैडम, मैंने अलीगढ़ में देखा है कि एक राधा एंटरप्राइजेज जो ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी है, कासिमपुर पावर हाउस, जनपद अलीगढ़ के मुख्यालय से सटे हुए आप अपने बारे में जवाब दीजिए ना। आप तो सरकार पे मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मैं भी तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी ने मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी कारों और विधायकों और सांसदों ने ऑक्सीजन छीनकर और अपने रिश्तेदारों और अपने सगे संबंधियों तक पहुंचवाई। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह मेहनत कर रही है उसके नेताओं। उस वक्त आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या लिखित कंप्लेंट आप लोगों ने क्या इसका विरोध धरना प्रदर्शन कहीं पर किया था आप लोगों ने? जी जी, चले श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा मैं, विकास जी के पास जाना चाहूंगा। मैं लौट रहा हूँ विकास जी के पास जाना चाहूंगा। विकास जी के पास एक बार विकास जी के पास जाना चाहूंगा। विकास जी आपके पास आना चाहूंगा। अलका जी लौट रहा हूँ, अलका जी लौटूंगा आपके पास में, अलका जी लौट रहा हूँ आपके पास में। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। विकास जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि अभी जैसे आपने भी सुना कि हम केवल सेवा में भरोसा करते हैं, चुनाव जीतना मकसद नहीं है, ये कहना है अलका जी का। और खान साहब कह रहे हैं कि सरकार को लेकर के कौशल है, लेकिन आप इसी एजेंडे पे कायम है कि अभी जो महामारी चल रही है, मकसद यही है कि वो जीतना ज्यादा जरूरी है चुनाव से ज्यादा, या फिर इलेक्शन होता है, महामारी से जंग जीती जा रही है? भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं आप, वो जी अच्छा विकास जी। देखिए क्या बोल रहे हैं माननीय भाजपा प्रवक्ता जी किस लाइन को कहां से बोल रही हैं मुझे नहीं पता। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और हमारे सम्मानित पैनलिस्ट जो हैं कम से कम इस वक्त प्रवक्ता की भूमिका पे हैं जी। उस बात को की गंभीरता को रखें और डिबेट का जिस तरीके से विषयांतर हो रही है और जिस तरीके से बातों को, तर्क और कुतर्कों को रखा जा रहा है और प्रश्न और विषय जो है वो विषयांतर होता जा रहा है, लगातार विषयांतर हो रहा है। और मैं माननीय भाजपा प्रवक्ता जी से चाहूंगा कि वो अपनी गाड़ी कहीं थोड़ी देर के लिए रोक दे। जिस तरीके से ये डिबेट में हम सब लोग बैठे हैं, ये डिबेट का मैनर नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रवक्ता को बुला लिया और इसके बाद किसी की गंभीरता नहीं दिख रही है, विषय से भी बाहर लोग हैं। जी, और विकास आज पैनल में उनको जोड़ा गया था पहले से ही, लेकिन उनके कोई इमरजेंसी, उन्होंने बोला भी है कि मेरी कोई इमरजेंसी हो गई, मुझे घर से निकलना पड़ रहा है, इस वजह से गाड़ी में बैठ के बात कर रही है। वो थोड़ी देर के लिए बोलते समय तो रोक दिया जाए यार उनकी, या तो उनको फ्रेम से हटा के। श्रीवास्तव जी आपसे सवाल वापस पूछूं मैं? हाँ जी पूछिए। जी चलिए, आपसे मैं सवाल लूंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लूंगा। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ठीक है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की। चलिए विकास श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहता हूँ मैं। यहाँ सवाल ये है कि बीजेपी ने कहा कि चुनाव जीतना हमारा कोई मोटिव नहीं था, हम केवल जनता की सेवा करने के लिए पार्टी को स्थापित किया हुआ है, और अभी जो महामारी है, पहली लड़ाई हमारी ये है कि उससे हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं आम जनता को। विरोधी दल चुनाव पे आक्रोश को भुनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहां इनका ऐसा मकसद नहीं था। कांग्रेस का क्या मकसद रहा पूरे चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पहले चरण के चुनाव नामांकन के साथ ही कोरोना महामारी ने पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे चपेट में ले लिया। दूसरी लहर के बाद चिकित्सा व्यवस्था की जो अव्यवस्था थी पूरी तरीके से चरमराती हुई दिखाई पड़ी और लोग मरना शुरू कर दिए। लगातार लोगों की मौतों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने का मन बनाया था
और हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंडिडेट बनाया था और इस चुनाव के लिए हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पे तैयारी भी कर रखी थी। इसलिए जब इस तरीके का माहौल बना कि पूरी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवा के लिए लोग परेशान थे, तो हम लोगों ने भी जो नेशनल टीम से लेकर के उत्तर प्रदेश की जो यूनिट थी उसने अपना धर्म ये समझा कि पहले लोगों को मरने से बचाया जाए और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये सब चीजों के लिए युद्ध स्तर पे हम लोगों का काम शुरू हो गया। हम लोगों ने ये चुनाव स्थानीय नेताओं पे छोड़ दिया और हमारे समझ से जो हमने जितनी भी संख्या में चुनाव लड़ाया था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमारे करीब 250 से ऊपर निर्वाचित अभी तक जो पता लग पाए हैं और बाकी 500 से ऊपर हमारे नंबर 2 पे रहे हैं और इस तरीके से हमारी उपस्थिति इस चुनाव में बहुत ही शानदार तरीके से रही। पर एक चीज जो आपका विषय है उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव पूरी तरह स्थानीय नेताओं का स्थानीय मुद्दों पर होता है। राजनीतिक दलों ने इस बार रुचि जरा ज्यादा दिखा दी। वैसे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी शुरू से रहती थी, सपा और बसपा, पर कांग्रेस और बीजेपी ने जरा इस बार ज्यादा रुचि दिखाई और जिसमें कांग्रेस पार्टी ने श्रीवास्तव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, यानी कि उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। देखिए, उसके परिणाम ही छोड़िए, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए, जो लोग आज पंचायत चुनाव जीत के आए हैं और लोग अपने नंबर बता रहे हैं कि मेरे ज्यादा जीत के आए हैं, पर असली तो दलों की राजनीतिक हैसियत तब पता चलेगी अगर इसके ही आधार पर देख रहा है तो यह आकलन तब कीजिएगा जब जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन चुना जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक चुनाव है। धन भाव बल इस पर बहुत जबरदस्त हावी रहता है, इससे सरकार का भी प्रभाव रहता है और जो दबंग लोग होते हैं उनका भी प्रभाव रहता है। तो लोगों ने 6 सीट नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में करीब 8 सीट पाए हैं, बनारस में, अयोध्या में 6 सीटें पाए हैं, और दावेदारी ये सब करेंगे। और उस वक्त तक अगर जो हमारे मेंबर चुन के जो आए हैं ये किस पार्टी के साथ रहते हैं और किसके जिला पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं, ये सारी चीजों को देखने के बाद आकलन किया जा सकता है कि किस राजनीतिक, और उसके बाद भी आप आकलन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, ये ताकत का चुनाव होता है, इसमें धन बल, बाहुबल, सरकार, सत्ता सब चाहिए होती है। ये चुनाव पूरी तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्थानीय चुनाव होता है, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई प्रभाव बढ़ गया या घट गया या उसका आगामी विधानसभा चुनाव पर बुरा असर पड़ेगा या भरोसा है, कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर इस चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा तो यूपी के जब असेंबली इलेक्शन हो गए तो उसके लिए ताल ठोक रहे हैं बढ़िया से, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी रणनीति हमेशा मजबूत रही है, हमने हमेशा शानदार व्यक्तित्व वाले लोग चेहरों को आगे किया है और एक परिवार से मुख्यमंत्री लगातार 4 बार बने, एक ही परिवार से बसपा ने मुख्यमंत्री बनाया और लगातार, और आपने देखा कि धर्म जात के तुष्टीकरण के नाम पर भी एक सरकार बन चुकी है जो आज प्रचंड बहुमत की है, 56 इंच का सीना दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी एक यशस्वी मुख्यमंत्री है, योगी है। इसके बावजूद लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। इस अव्यवस्था में, कोरोना महामारी में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिसने अपने परिवार को लॉस किया है, उसको सोचना चाहिए। श्रीवास्तव जी, वापस लौटूंगा, श्रीवास्तव जी, करना है, ना कि राजनीतिक श्रीवास्तव साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। अरुण जी का रुख करना चाहूंगा एक बार में। अरुण जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि पंचायत चुनाव, जैसे मैंने अभी खान साहब से भी पूछा था, पंचायत चुनाव का जो फोकस होता है, कहा जाता है बहुत क्लोज इलेक्शन होता है, लोग नजरों की शर्त करते हैं, कोई पड़ोसी होता है, कोई कैसे होता है, उस तरह से वोट कास्ट किए जाते हैं यहाँ पे। एक बात अभी कही विकास श्रीवास्तव जी ने कि अभी तो अध्यक्ष का चुनाव होगा। देखिए, इसके अंदर कोई वो तो है नहीं कि आपको पार्टी बाहर कर सकती है, लेकिन चुनाव विभाग बाहर नहीं कर सकता। अगर क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं तो इसका कोई पंचायत राज चुनाव में कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप क्रॉस वोटिंग कर भी देते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही लोकल बॉडीज में है। यहाँ क्या ये मान के चल सकते हैं कि यूपी का 2022 की जो इलेक्शन है तो बहुत ज्यादा इसके साथ अपनी जोड़ के देख सकते हैं? योगेश जी, पंचायत चुनाव जैसा विकास जी ने भी कहा, पंचायत चुनाव का वास्तव में जो स्वरूप है वो बहुत व्यवहारिक होता है, वो जमीन स्तर का चुनाव होता है। वहां पर जो क्षेत्रीय जनमानस होता है, आप देखेंगे कि जो ग्राम प्रधान होता है वो व्यक्तिगत किसी पार्टी सिंबल या चिन्ह के भरोसे उतना ज्यादा वो अग्रेसिव नहीं होता।
वो व्यक्तिगत रूप से लोगों के जुड़ाव की बात होती है, किसका व्यक्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत कम जगहों पे आप पाएंगे कि पार्टीगत रूप से कोई प्रधान अपनी पहचान ग्राम सभाओं में बनाता है, ग्राम पंचायत में। उसी तरह जो पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद जैसा कि इलेक्शन में जो पंचायत सदस्य वगैरह चुन के आते हैं या जिला पंचायत के आते हैं, इनमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, निश्चित तौर पर ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन बल, बाहुबल, सत्ता बल या संसाधन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस पंचायत चुनाव को लेकर के यह आकलन करना कि 2022 के चुनाव का यह रिजल्ट है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी भूल होगी। जो भी दल अगर इस गलतफहमी में होंगे, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि राजनीति की धारा कुछ अलग रुख कर रही है देश में। पार्लियामेंट का वोट किसी और को जाता है, असेंबली का वोट किसी और को जाता है, लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव का वोट किसी और को जाता है। तो मतदाता को ऐसे में समझना राजनीतिक दलों की भी एक चूक कहूं या बिल्कुल सही कहा योगी, बिल्कुल सही कहा आपने। और राजनीतिक दलों को आम जनमानस की भावना, प्रतिपल बदलाव जो होता है उसमें, उसके विषय में वो निरंतर सिर्फ आकलन करते रहते हैं। और एक गौर करने की बात यह है कि इधर जो चुनाव हुए हैं, विषयांतर में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अभी ईवीएम हैक नहीं हो रही है योगेन जी, ये विषय अभी ईवीएम हैक का नहीं आया है। लेकिन जैसे ही किसी स्टेट में चुनाव या पार्लियामेंट के चुनाव की बात आएगी तो ये ईवीएम का मुद्दा सर्वोपरि है। उसी तरह, लेकिन हम विषयांतर न करते हुए जिस चुनाव में आते हैं, पंचायत चुनाव में, तो राजनीतिक दलों को चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, एक बात पर ख्याल रखना होगा, जनता सर्वोपरि। जनता को सिर्फ वो अपने स्लोगन, अपनी जुबानों पर, अपने भाषणों में जनार्दन न कहें। जनता को जब जरूरत पड़ती है, अगर सत्ता पक्ष में कमी थी तो प्रतिपक्ष को आगे आकर के उस वक्त ये दिखाना चाहिए था कि साहब, सरकार में ये कमी है, ये सिलेंडर नहीं दे पा रही है, सिलेंडर हम ला रहे हैं। सरकार, यहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पार्टी में हर व्यापारी प्रकोष्ठ है, हर दलों ने अपने। यहाँ एक सवाल उठता है, जब बात सिलेंडर तक पहुंची गई है, तो एक सवाल मेरा ये है यहाँ पे आपसे कि देखिए, अभी अलका जी ने एक बात मानी कि जनता का जो आक्रोश था कोविड के दरमियान, उसको बुलाने की कोशिश की विपक्षी दलों ने। ये तो अवसर कहीं पे भी कोई बीजेपी को भी मिलेगा तो वो भी नहीं छोड़ेगी इसमें। लेकिन यहाँ करते हैं बिल्कुल कोरोना का इम्पैक्ट, क्योंकि कोरोना आज ही जाने वाला नहीं है, कोरोना कब जाएगा अभी साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहे हैं, बहुत हाल खराब है। लेकिन इलेक्शन के समय इलेक्शन होगा, क्योंकि बंगाल का हम देख चुके हैं, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी का भी हम देख चुके हैं ये स्थिति आने वाले दिनों में। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में कोरोना मैनेजमेंट को देखते हुए क्या सरकार को और भी सजग होने की आवश्यकता है? इस चुनाव से कोई लेसन लेगी योगी सरकार? न सिर्फ इस चुनाव से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके से इसको आत्मसात किया है, जो अभी वर्तमान में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं क्रियान्वयन या कार्यप्रणाली में सरकार की, या जो सरकार से जुड़े सिस्टम हैं, चाहे वो नौकरशाही का हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, वो बदलाव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इस चीज को गंभीरता से वो जरूर ले रहे हैं। और यथासंभव अपने स्तर से उनके जो प्रयास हैं वो उनकी तरफ से वो जारी हैं, जो लेकिन अभी काफी नहीं, उसको नाकाफी ही माना जाएगा। और वो इसको लेकर के अगर समय रहते सक्रिय नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे इस परिणाम को आने, चूंकि जिस तरीके की वर्तमान में अभी अनिश्चितता बनी हुई है कोरोना को लेकर के, वो निश्चित तौर पर उसको दृष्टिगत रखते हुए सजग होना बेहद आवश्यक होगा। और आम जनमानस की पीड़ा को दूर करने के लिए न सिर्फ सरकार को अपितु प्रतिपक्ष इसको भी सक्रिय होना होगा, और साथ ही साथ सरकार से जुड़े दलों को। वापस आ रहा हूँ खान साहब के पास जाना चाहूंगा। खान साहब जी सर, बोलिए। बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन होता है। अभी भी बीजेपी को भरोसा है, विकास श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट रहा और विधानसभा के चुनाव को इस चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लोज इलेक्शन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं। वो इलेक्शन जो होता है निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होता है, ऑब्जर्वर्स लगते हैं, पूरे देश की निगाहें बनी होती हैं, तो इसको उसके साथ में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खुशी है इस वक्त समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी मजबूती कायम की है, लेकिन केवल इसी खुशी के भरोसे है या फिर
समाजवादी पार्टी को अपना थोड़ा सा एजेंडा बदलना पड़ेगा? देखिए जनाब, अभी एक साहब फरमा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि देश के या राज्य सरकार के संसाधनों पर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों का कब्जा और कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारे संसाधन, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हों, कोविड सेंटर्स हों, जिला प्रशासन हो, जितने रिसोर्सेज हैं उन पर नियंत्रण राज्य सरकार माननीय योगी जी और उनके जिला प्रशासन का है। तो उसी के मैं, जैसे उन्होंने कहा, अब एक साहब फरमा रहे हैं अभी आपके न्यूज चैनल पर बैठे हुए कि वो यहाँ ऑक्सीजन के, अब अलीगढ़ का हाल ये देखिए। नहीं, उन्होंने ये पहले फरमाया, मैं माफी चाहूंगा, भूल गया था, आपने ये फरमाया कि ये जिला पंचायत सदस्य नहीं, मतलब उसका पैमाना विधानसभा चुनाव का पैमाना नहीं हो सकता, और जिला पंचायत अध्यक्ष कितने जीत कर आते हैं इस पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो 748 हमारे समाजवादी पार्टी और कुछ जिलों में आरएलडी के साथ जो मिलकर चुनाव लड़ा गया है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हासिल किए हैं 748 सदस्य, ये 748 से निर्दलियों को जोड़ दें तो ये संख्या बहुत आगे तक जाती है। अब बात आती है जिला पंचायत अध्यक्ष कितने बनते हैं। ये अब देखिए, भारतीय जनता अलीगढ़ में 7 विधायक, सांसद और राज्य मंत्री, देश के अडवाणी जी के बाद देश के दूसरे नंबर के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल का जिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 40 सदस्यों में से मात्र 9 पर जीत हासिल की है। उनमें से भी 4 से 5 सदस्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये पैमाना जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का इसलिए नहीं हो सकता। मैं उस्ताद मोहतरम शायर आजम मुनव्वर राना साहब का एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत का इशारा अगर हो तो मुर्दा बोल सकता है, और बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सियों पर अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले अधिक सीटों पर कब्जा कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी पिछड़ गई कहीं। ये सरकार के दबाव के और कमजोर करके धमकी देकर जीतने वाला चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अलीगढ़ की स्थिति आपको बता दूं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मलखान सिंह हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय है अलीगढ़ में, वहां भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सीएमओ पर दबाव बनाकर, आप कह रहे समाजवादी पार्टी कहना चाहूंगा, मैं आऊंगा इस पे, कोविड को लेकर के अलग से बात करूंगा आप लोगों से। मैं केवल फोकस अभी फिलहाल जो पंचायत चुनाव पे रखना चाहता हूं, नहीं तो ये मैं योगेंद्र जी एक बात इस बीच बड़ी उसमें चले जाएंगे। अभी फिलहाल में कहा संसाधनों में सरकार का अधिकार है। क्या समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जो प्रेरणा स्रोत बन करके जिनको नेतृत्व दिया जाता है, या किसी भी दल के सक्रिय जो कार्यकर्ता हो, क्या उस पर भी किसी दूसरे दल का नियंत्रण होता है? साइकिल रैली आप निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोविड की परेशानी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं जनाब, आपको उसके लिए जनता के सहायता के लिए आप कोई रैली नहीं निकाल पाए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आरोप लगा देना कि साहब किसी के पास संसाधन है, हमारे पास ये साधन नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम जीतकर आने वाले लाइव चैनल पर कह रहे हैं कि हमने अपनी तैयारी कर दी है, सारे लोग जनता की सेवा में अपने को समर्पित करते हुए लग जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है नहीं है। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, किसी पर आरोप लगा देने से आप पाक साफ नहीं होते। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि कांग्रेस की तरफ से पहली प्राथमिकता कोविड से पीड़ित लोगों, आम जनता की पीड़ा को लेकर के रही। उन्होंने चुनाव को लोगों के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे या क्षेत्रीय लोग थे उन पर छोड़ा, तो निश्चित तौर पे वो बात स्वागत योग्य है। ये आपकी पार्टी की मुझे नहीं जाना चाहता, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। 1984 में 85 में से 83 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस, निखारी कांड आप क्यों भूल जा रहे हैं? निखारी कांड में तो किसी का दोष नहीं था, उसमें तो पूरे सिस्टम का दोष था, आपकी सरकार का दोष रहा होगा। चले विकास श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगा, मैं रोकूंगा अलका जी, लौटूंगा आपके पास में। अलका जी आपके पास लौटूंगा मैं, एक बार विकास श्रीवास्तव के पास जाना चाह रहा हूँ मैं। विकास जी आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ सवाल ये है कि बात पंचायत चुनाव, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। राजनीति का एक ट्रेंड बदल रहा है,
खासकर मतदाता की वजह से हम केंद्र के लिए किसी और सरकार को चुनते हैं, असेंबली में किसी और को वोट देते हैं और लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव में किसी और को देते हैं। तो क्या राजनीतिक दलों को भी मतदाता ने अपना ट्रैक बदला है? राजनीतिक दल को वास्तव में क्या अब रणनीतिक सूझबूझ के साथ में या अपनी रणनीतिक जो बनाई जाती है उसमें थोड़ा सा तब्दीली करनी होगी, क्योंकि अंतर आ रहा है अभी इसमें। आज कोई जरूर नहीं है कि आज पंचायत चुनाव में जो वोट पड़ा है वो कल इसी सिनेरियो में जाएगा या फिर पार्लियामेंट के लिए इसी में जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी आप देखिए कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में किस तरह से थम्बिंग मेजोरिटी के साथ में आई है, और यही बंगाल वहां से सांसद भी चुन करके भेज रहा। वोटिंग परसेंट 3 से कितने उस पर हाइप दिया है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये कुछ चीजें बदलती जा रही हैं। तो क्या राजनीतिक दल भी उसी नजरिए से मतदाता को ट्रेंड कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल मतदाताओं को नहीं ट्रेंड कर रहे हैं, मतदाता राजनीतिक दलों को ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि इसने हमारे साथ जो वादा किया था कितना निभाया। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक चीज एकदम क्लियर थी। जो असली राजनीति का ट्रेंड ये है कि जो लोग सत्ता पे हैं और अगर वो अपने हमारे साथ जनता के साथ वादा खिलाफी करते हैं तो उनको किसी भी कीमत पे हटना चाहिए। जो जिस स्तर का था, गांव-गांव में कोरोना को लेकर जिस तरीके का माहौल था, लोगों ने हटाया। नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह संख्या आई, अयोध्या और मथुरा में जिस तरीके का जनमत आया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, उस सरकार को हटाना है जिन्होंने बड़े बड़े जुमलेबाजी की, बड़े बड़े वादे किए पर उन्होंने अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। और यह सच्चाई तब निकल के आई कि जो लोग भाजपा को वोट दे रहे थे, जिस बच्ची ने गुल्लक तोड़ के ऑक्सीजन जो पैसे दिए पीएम केयर फंड में और वो ऑक्सीजन के अभाव में मर गई, जो लोग दिल्ली में दंगे में शामिल हुए थे और उनकी मौत हो गई, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनके लिए कुछ नहीं किया। समाज में जो विघटन और नफरत की बंटवारे की राजनीति, उसके खिलाफ ये जनमत गया है। तमाम सारे राजनीतिक दल कितने वक्त तक याद रखता है इन सब चीजों को? कितने वक्त तक याद रखता है? याद रहेगा मतदाता को ये आज की स्थितियां कल तक? देखिए, आज आप मौजूदा परिस्थिति की बात कर रहे हैं। गोधरा से जो लोग राजनीति में उभरे और जिनको मौत के सौदागर की तरीके से देखा गया और उनको इसी योग्यता के दम पर विभाजन की राजनीति का प्रमुख चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। और हमारी देश की जो एक सोच है, एकता में अखंडता में एकता, उसके बीच में कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जो कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पर लोगों को अल्टीमेटली लास्ट में चाहिए डिलीवरी, अपने परिवार के लोगों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए, अपना जीवन सुरक्षित चाहिए। जब लोगों का जीवन नहीं सुरक्षित रह सकता है तो राजनीति यहाँ फिनिश हो जाती है। कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कम से कम लोगों के को जीवित तो रहने देने का अधिकार है। अगर ऑक्सीजन के अभाव में कोई व्यक्ति मरता है तो ये एक, मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक आम नागरिक के तौर पे कहूंगा कि ये हमारे होना यही चाहिए कि देखिए राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बाद में होता है, इस समाज का अंग वो व्यक्ति पहले होता है, इस समाज का अभिन्न हिस्सा होता है। वो एक आम नागरिक पहले, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बाद में होता है। एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर ऑक्सीजन के अभाव में कोई व्यक्ति मरता है, ना ये अस्पताल बना पाए, ना डॉक्टर चिकित्सा, ना सैलरी बढ़ा पाए, ना कर्मचारियों की रक्षा कर पाए, ना लोगों की रक्षा कर पाए, पर ऑक्सीजन के अभाव में अगर व्यक्ति मर रहा है तो ये पूरी तरीके से मर्डर है। और जिन लोगों ने किसी भी, हम लोगों के परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई है, वो राजनीति से ऊपर उठ चुका है, वो ना वो किसी दल का रह गया। उसको समझ में आता है कि हमारे लिए किन लोगों ने काम किया। अगर किसी ने इस कोविड के महामारी के बीच में अगर एक सिलेंडर भी किसी को दिया है तो वो 10 लोगों के लिए आइकॉन है। अगर ऐसे लोग, अगर जिस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उसके प्रति लोगों का सम्मान होगा। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं ले रहा हूं, मैं हूं कांग्रेस का प्रवक्ता, पर हमारी कांग्रेस के लोगों ने, जैसे महामारी शुरू हुई, नॉमिनेशन हो चुका था, पहला चरण भी शुरू हो गया था, पर हमारी प्रियंका गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि इस चुनाव को स्थानीय मोर्चे पे छोड़ दीजिए, वहां ये स्थानीय चुनाव है। समय कम है विकास जी, समय कम है। मैं अलका जी के पास जाना चाहूंगा। अलका जी, देखिए, कहने को कुछ भी कहा जाए कि हम लोग कोविड का ध्यान रख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी ने ताकत लगाई है, जहां व्यवस्था कर सकते थे पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि अयोध्या हो, बनारस हो, मथुरा हो, लखनऊ हो या फिर प्रयागराज और गोरखपुर, वहां की स्थितियां ये हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है।
क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के लिए तुष्टीकरण की बात को लेकर के जम के आरोप लगते आ रहे हैं। हम पोलराइज करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी सारी चीजें आप लोगों ने यूज की होंगी जो आरोप प्रतिपक्ष ने लगा, लेकिन रिजल्ट नहीं ले पाए। तो ये कुछ ऐसी जगह है कि जहां हिंदुत्व का मुद्दा काफी हावी रहा। बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, गोरखपुर से सांसद भी रहे हैं और उनका मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है। मथुरा महत्वपूर्ण जगह है, पश्चिमी राजस्थान। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, किसान आंदोलन आज भी जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बनी है उसकी बड़ी वजह किसान आंदोलन भी है, क्योंकि आरजेडी को जो वोट मिल रहा है उसके कारण के रूप में सामने निकल के आ रहा है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं कि कितनी जल्दी लोग भुला पाएंगे। अलका जी, अलका जी आप सुन पा रही हैं? आप म्यूट है, आप जरा अनम्यूट करिए इसे। बोलिए बोलिए अलका जी, बोलिए। अलका जी आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए अरुण जी, आपसे सवाल है मेरा यही, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रमुख जगह मैंने बताई है अभी अपन पैनल को, चाहे वो काशी हो यानी कि वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, प्रयागराज, ये वह जगह है जो बड़े बीजेपी के गढ़ हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जनता जो भी लक्ष्य रख करके वोट कास्ट की होगी, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की आहट दिखाई दे रही होगी, इतनी जल्दी भूल पाएगी? बहुत लंबा समय नहीं है 2022 में और आज की स्थिति में। निश्चित तौर पर एक तरीके से जनता ने कुछ विशेष जगहों पर एक संदेश देने का एक तरीके से प्रयास तो किया है, और वो प्रयास यह आकलन आने वाला समय तय करेगा। यह जो जनता ने जो संदेश देने का प्रयास किया है वो स्थायित्व के रूप में किया है या वर्तमान परिदृश्य या परिस्थितियों के दृष्टिगत किया है, क्योंकि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां आएंगी, किस तरह के परिदृश्य होंगे। चलिए समय कम है अरुण जी, समय कम है, मैं 30 सेकंड में इनसे जवाब ले लेता हूँ। अरुण जी रोकना चाह रहा हूँ मैं, अलका जी से 30 सेकंड में जवाब ले लेता हूँ। अलका जी, प्रमुख जो शहर है या जिले हैं, चाहे वो बनारस हो या फिर मथुरा हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो या लखनऊ हो, जो बीजेपी के गढ़ है, वहां बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। जनता अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ भी है। अलका जी, अलका जी आप सुन पा रही है मुझे? आवाज आपकी क्रैक हो रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है। मेरा सवाल यह है कि जो प्रमुख जिले हैं वहां बीजेपी पिछड़ गई है, जहां हिंदुत्व का कार्ड भी खेला गया और बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी मतदाता भूल पाएगा विधानसभा चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बनी है उसको? अब चलिए, अब तक वॉइस शायद पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट से, वक्त कम है, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे सभी को। लेकिन लबोलुबाब यही है कि चुनाव बड़ा रोचक रहा और बीजेपी के लिए एक वार्निंग कहा जा सकता है, क्योंकि सत्ता में वही है। डबल जिम्मेदारी थी बीजेपी के सामने कि वापस से पंचायत चुनाव को हम ठीक से जीत सकें और अपनी साख को बचा सकें। क्योंकि बेशक राजनीति का ट्रेंड बदल रहा हो कि किसी इलेक्शन में किसको चुन देते हैं, किसी में किसको चुन देते हैं, वो मतदाता को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो अपने विवेक से करता है। लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हुई हैं, बीजेपी को ताकत लगानी होगी अगर सत्ता वापसी चाहती है, और अभी की कमियों को अगर नहीं खोजेंगे तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यह सफर जो है वो कम चुनौतीपूर्ण भी नहीं होगा समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लिए, क्योंकि जो मैंने पहले बात कही है कि ट्रैक बदल रहा है राजनीति का मतदाता की ओर से, उसे समझने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे सभी के सामने चुनौती भरा सफर होगा 2022 तक। देखते हैं उस वक्त होता क्या है, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत और मुश्किल भरा ये परिणाम है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में